आप लोग द्विचर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग आरेख विधि से द्विचर रैखिक समीकरण को हल करने के बारे में सीखा। प्रतिस्थापन विधि से द्विचर रैखिक समीकरण को हल करने के बारे में सीखा। विलोपन विधि से आप लोगों ने द्विचर रैखिक समीकरण को हल करने के बारे में सीखा। यहां पर मैं आपको वज्र गुणनखंड विधि से किसी भी दिए गए द्विचर रैखिक समीकरण को हल करने के बारे में बता रहे थे। देखिएगा, यहां पर एक समस्यात्मक प्रश्न हमने लिया है। कह रहा है कि पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु के योग की दुगनी है। कह रहा है पिता की आयु जो है वह अपने दोनों बच्चों की, ध्यान दीजिएगा, दो बच्चे हैं। कह रहा है पिता की आयु अपने दोनों बच्चों के आयु के योग की दुगनी है। और आगे कह रहा है कि 20 वर्ष बाद उसकी आयु, किसकी आयु? पिता की आयु। 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने दोनों बच्चों के आयु के योग के बराबर हो जाती है। तब आपको ज्ञात करना है पिता की आयु। क्या ज्ञात करना है? पिता की आयु। ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि माना दोनों बच्चों की आयु का योग बराबर x वर्ष और पिता की आयु बराबर y वर्ष। अब देखिएगा, प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है कि पिता की आयु अपने दोनों बच्चों के आयु के योग के दुगने के बराबर है। ठीक? तो अगर पिता की आयु दुगनी है बच्चों के आयु के योग के, यदि हम बच्चों की आयु के योग का दुगना कर दे तब क्या होगा? पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा x 2x इज इक्वल टू y हो जाएगा। y को इधर ले आएंगे तो 2x माइनस y इक्वल टू 0। यहां से आपको एक समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक? अब 20 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा, 20 वर्ष बाद कह रहा है 20 वर्ष बाद पिता की आयु बच्चों की आयु के योग के बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा, 20 वर्ष बाद जब बच्चों की आयु की हम बात करेंगे तो दो बच्चे हैं, तो एक बच्चे का 20 वर्ष, दूसरे बच्चे का भी 20 वर्ष होगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो दोनों की आयु के योग में 20 इसका दोनों का कितना हो गया? 40 वर्ष जुड़ जाएगा। तो देखिएगा, हम लिखेंगे 20 वर्ष बाद बच्चों की आयु का योग कितना हो जाएगा? बच्चों की आयु का योग x है तो x प्लस 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x प्लस 40। और पिता की आयु कितनी होगी? पिता की आयु ये हो जाएगी आपकी y प्लस 20, क्योंकि 20 वर्ष बाद करा तो पिता की आयु में तो सिर्फ 20 ही वर्ष जुड़ेगा। लेकिन जब बच्चों की, दो बच्चे हैं, तो जब बच्चों की आयु का योग किया जाएगा तो एक बच्चे का 20 वर्ष और दूसरे बच्चे का भी 20 वर्ष बढ़ेगा, तो 20 कितना हो गया? 40 वर्ष। अब देखिएगा, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? अब पिता की आयु अपने बच्चों की आयु के योग के बराबर हो जाती है। यानी कि x प्लस 40 बराबर y प्लस 20 हो जाएगा। अगर y प्लस 20 को इधर ले आए तो x माइनस वाई प्लस 40 माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा। या आप लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 20 बराबर 0। ये आपका दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखिएगा, अब चूंकि वज्र गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है, और वज्र गुणनखंड विधि के लिए मैंने आपको बताया था कि x बटे ये होगा b1 b2 और ये होगा आपका b
B1 B2 C1 C2 बराबर y बटे होगा C1 C2 और ये होगा A1 A2 और इसके बाद बराबर 1 बटे A1 A2 और ये B1 B2 होगा। इस तरीके से होगा। अब यहां से हम मान रखते हैं x बटे B1। B1 कितना है -1, तो ये -1 देखिएगा इसका उल्टा होगा B1 C2 का, तो ये B1 -1 और गुणे ये होगा C2 20 है, ये हो गया 20 और इसके बाद माइनस B2 C1, तो B2 कितना है ये भी -1 है, C2 कितना है 0 है, ये हो गया 0 बराबर y बटे C1 A2 ये तो 0 हो गया माइनस C2 A1 ये 20 दूनी 40 हो गया। ठीक, इसी प्रकार से इज इक्वल टू 1 बाई A1 B2 ये -2 होगा और A2 B1 ये -+1 हो जाएगा। इस तरीके से यहां से देखिएगा आपको प्राप्त होगा, यहां से देखिएगा अगर आप कंपेयर करते हैं ये -20 होगा, ये होगा -40 और ये होगा -1 बाई -1 होगा, यानी -1 ही आप कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब एक बार इसका कंपेयर तुलना इससे कर लेंगे, एक बार इसका तुलना इससे कर लेंगे। तो देखिएगा अगर x बाई -20 इज इक्वल टू -1 करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीपल करवाएंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 20, x का वैल्यू कितना आ गया 20। समझ में आया, x क्या है दोनों बच्चों की आयु का योग, हमको निकालना पिता की आयु। तो यहां पर देखिएगा हम y की तुलना इसकी y बाई -40 की तुलना -1 के साथ करवाते हैं कि y बाई -40 इज इक्वल टू -1, इसका जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो y इक्वल टू कितना है 40। ये देखिएगा ये इस तरीके से आपको दोनों बच्चों की आयु का योग पता चल जाता है और पिता की आयु कितनी है वर्तमान में इसके बारे में भी आपको जानकारी हो जाती है। इस तरीके से दिए गए किसी भी समस्यात्मक प्रश्न का हल आप वज्र गुणन विधि से भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम कुछ और प्रश्नों को लेते हैं और चर्चा करते हैं अन्य नियमों के बारे में भी। देखिएगा बच्चों, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयत है और उसका क्षेत्रफल जो है वो 9 वर्ग इकाई, एक आयत है और उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम होता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ये तो पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल जो होता है वो 67 वर्ग इकाई क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपको ज्ञात करना है आयत की विमाओं को। देखिएगा हमको आयत की लंबाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आयत की चौड़ाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब हमको वही लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिएगा हम मान लेते हैं माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई और चौड़ाई बराबर y इकाई। अब देखिएगा जब लंबाई और चौड़ाई हमको क्या हुई, प्राप्त हो गई, जब लंबाई और चौड़ाई हमको प्राप्त हो गई तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और
क्षेत्रफल जो होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि इसका क्षेत्रफल होगा x गुणे y यानी x y वर्ग इकाई। ठीक, अब ये तो हो गया लंबाई चौड़ाई। अब प्रथम शर्त के अनुसार हम देखते हैं, देखिएगा प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई जो है चौड़ाई 3 इकाई क्या होती है बढ़ा दी जाती है, तब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब देखिएगा प्रथम शर्त के अनुसार लंबाई जो है ये 5 इकाई कम हो रही है, x माइनस 5 हो जाएगा, ये तो कम हुआ, और गुणे क्षेत्रफल होता है यही लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई क्या हो रहा है 3 इकाई बढ़ रहा है, तो ये y प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू कह रहा है कि जो उसका क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो क्षेत्रफल कितना था x y, तो ये x y माइनस 9 हो जाएगा प्रथम शर्त के अनुसार। अब इसका देखिएगा हम क्या करते हैं, गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x y प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू x y माइनस 9। यहाँ से देखिएगा x y से x y क्या होगा कट जाएगा, इस माइनस 9 को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिएगा 15 में से क्या करेंगे 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y और ये हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक इक्वेशन बन गया और ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। ठीक, अब आगे देखिएगा, अगर हम द्वितीय शर्त के अनुसार देखें, द्वितीय शर्त के अनुसार तो देखिएगा द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई क्या कर दे बढ़ा दे, तो जब लंबाई को 3 इकाई बढ़ाएंगे तो x धन 3, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाएंगे तो y धन 2, और बराबर कह रहा है क्षेत्रफल जो है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। 67 वर्ग इकाई क्या होता है बढ़ जाता है। अब देखिएगा इनका जब गुणा करवाएंगे तो x y होगा प्लस 2x होगा प्लस 3y होगा प्लस 6 होगा इक्वल टू x y प्लस 67। इन दोनों को इधर ले आते हैं, या आप देखिएगा x y से x y क्या होगा कट जाएगा, 67 को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 67, यहाँ प्लस 6 है इक्वल टू 0, 6 जो होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। ये आपको मिल गया दूसरा समीकरण, ये आपको प्राप्त हो गया दूसरा समीकरण। अब देखिएगा, अब चूंकि वज्र गुणनखंड विषय हमको हल करना है, किससे हल करना है वज्र गुणनखंड विषय, तो वज्र गुणनखंड के लिए हमने बताया था आपको x बटे b1 b2 c1 c2 बराबर y बटे c1 c2 a1 a2 बराबर 1 बटे a1 a2 b1 b2। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीपल करते हैं और उसके बाद पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे उसके बाद पहले में से दूसरे को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर देखिएगा b1 c2 b1 माइनस 5 और c2 माइनस 61 है, तो माइनस 5 का मल्टीपल माइनस 61 में करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x बटे ये हो जाएगा 5 हो जाएगा 305 माइनस ये हो जाएगा b2 c1 6 माइनस 6 है, ये 3 है, 6 3 18 होता है, ये माइनस 18 आएगा माइनस प्लस 18 हो जाएगा इज इक्वल टू y बटे ये होगा c1 a2, तो c1 है माइनस 6 c1 है माइनस 6, तो माइनस 6 c1 a2 ये माइनस 6 है और ये 2 है, तो माइनस 6 और 2 माइनस 12 हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा c2 a1 है, c2 है 61, a1 है 3, तो ये देखिएगा ये भी माइनस है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 1 जा 3 6 जा 18 183 इज इक्वल टू 1 बाई ये हो जाएगा आपका a1 b2 3 3 जा 9 माइनस a2 b1
A2B1, तो ये होगा 5 2 या 10 माइनस माइनस प्लस होगा प्लस 10। इस तरीके से ये आपको प्राप्त होगा, इस तरीके से ये आपको प्राप्त होगा x बटे 8 5 13 323 बराबर y बटे ये आपका होगा 171 बराबर 1 बटे ये आपका होगा 19। अब यहां पर देखिएगा, हमको अगर x का मान निकालना है तो हम इसकी तुलना करेंगे x बटे 323 बराबर 1 बटे 19 का क्रॉस मल्टीपल करवा देंगे इसके 1 के साथ, तो x बराबर 323 बटे 19 से डिवाइड करेंगे 323 को, तो देखिएगा 19 91 19, तो यहां पर आएगा 13, ये आपको इसका जो वैल्यू है आपको प्राप्त होगा। देखिएगा इस तरीके से जब आप यहां 19 से इसको काटेंगे तो 19 से करने 19 19 से करने 19 32 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। 13 ये 3 यहां पर 133 हो गया, 19 7 133, तो x का मान आ गया कितना 17 इकाई। 17 इकाई x का मान है, और x है क्या लंबाई है, हमको चौड़ाई ज्ञात करना है, तो हम इसका y की तुलना कर देते हैं। y बटे 171 बराबर 1 बटे 19, इसका क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो y बराबर 171 बटे 19 से 171 को काटेंगे तो y का मान कितना आ गया 9 इकाई। इस तरीके से आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों प्राप्त हो जाती है। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब जिसे तरह एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई जो है वह 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। अगले शर्त में क्या कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल जो है वो 67 वर्ग इकाई यानी 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर हमको लंबाई चौड़ाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई कितनी है x इकाई है और चौड़ाई कितनी है y इकाई है। जब आयत की लंबाई हमको पता चल गई, आयत की चौड़ाई हमको पता चल गई, तो हम क्षेत्रफल प्राप्त कर लेते हैं, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी xy। ठीक, अब देखिएगा प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? यदि इसकी लंबाई में 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई। अगर इसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई क्या कर दी जाए बढ़ा दी जाए, तब इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या होता है कम हो जाता है। तो प्रथम शर्त के अनुसार लंबाई 5 इकाई कम करने पर, चौड़ाई 3 इकाई कम बढ़ाने पर और इन दोनों का क्षेत्रफल निकालने पर आपको प्राप्त होगा xy - 9। यहां से देखिएगा हमने इसको सॉल्व करके यहां से पहला इक्वेशन प्राप्त किया 3x - 5y - 6 = 0। इसी प्रकार से अब द्वितीय शर्त के अनुसार कह रहा है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाता है, तो जब लंबाई को 3 इकाई तो x धन 3, चौड़ाई को 2 इकाई तो x धन 2 बढ़ा दिया जाता है। अब दोनों का जब गुणा करेंगे क्षेत्रफल प्राप्त होगा, और क्षेत्रफल कह रहा है कि 67 वर्ग इकाई क्या होता है बढ़ जाता है। तो x y धन 67, यहाँ पर देखिएगा x y जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ x y आएगा, x y से x y क्या होगा कट जाएगा। इसको एक साइड में पक्षांतर करके हमको प्राप्त हो जाता है 2x + 3y - 61 = 0। ये आपका समीकरण 2 प्राप्त हो जाता है। जब समीकरण 2 प्राप्त हो जाता है तब उसके बाद हम किसी भी विधि का इस्तेमाल कर इसको हल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वज्र गुणन विधि बता रहा हूँ, इस नाते इस समस्यात्मक प्रश्न को हमने वज्र गुणन विधि से ही हल करने का प्रयास किया। हम समझते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा, और निश्चित मान लीजिए अगर इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपके समझ में आ जाते हैं तो आपको सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। देखिएगा बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
देखिएगा कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न है वह कितनी हो जाती है? 1/3 हो जाती है। कब? जब उसके अंश से एक घटा दिया जाता है। जब उसके अंश से एक घटा दिया जाता है तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है, और वह भिन्न 1/4 हो जाती है। कब? जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो आपको ज्ञात करना वो भिन्न। ध्यान दीजिएगा, भिन्न के बारे में मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था। मैंने आपको बताया था जब भी भिन्न की बात होती है तो उसमें अंश और हर दो चीजें होती है। तो देखिएगा यहाँ पर हमको कुछ नहीं पता है, ना तो अंश पता है ना ही हर पता है। तो हम मान लेते हैं माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। तो भिन्न क्या होगा? भिन्न जो होगा वह x/y होगा। अब प्रथम शर्त के अनुसार देखिएगा, प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? उसके अंश से एक जब घटाया जाता है तो भिन्न कितना हो जाता है? 1/3। यानी कि x बटे अंश में से एक घटाया जाता है, x - 1/y बराबर हो जाएगा 1/3। अब देखिएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, ये हो जाएगा 3x - 3 = y। y को इधर ले आते हैं, 3x - y - 3 = 0। ये आपका समीकरण 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम द्वितीय शर्त की ओर चलते हैं और देखिएगा द्वितीय शर्त के अनुसार। अब द्वितीय शर्त क्या कह रहा है कि वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी कि x/y धन 8 करने पर यह 1/4 हो जाता है। इसका क्रॉस मल्टीपल यहाँ, इसका क्रॉस मल्टीपल यहाँ करवा देंगे, ये हो जाएगा 4x = y + 1। इन दोनों को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 4x - y - 1 = 0। और यहां से ये आपको प्राप्त होता है इक्वेशन सेकेंड, यानी दूसरा समीकरण आपको प्राप्त हो गया। और जब आपको दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया, चूंकि यहां हम वज्र गुणन विधि की बात कर रहे हैं, तो अब देखिएगा वज्र गुणन विधि में ये होता है x/b1 b2 c1 c2 बराबर y/c1 c2 a1 a2 बराबर 1/a1 a2 b1 b2। तो ये देखिएगा ये आपका हो जाएगा x/ क्रॉस मल्टीपल ऐसे करेंगे, सेपरेट करेंगे, b1 c2। तो b1 - 1 है और c2 -8 है, तो ये माइनस प्लस 8 हो जाएगा। यहां देखिएगा माइनस करेंगे, ये होगा b2 c1। b2 -1 है और c1 -3 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा +3, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये -3 हो जाएगा। एक पर y/c1 a2, तो c1 देखिएगा -3 है, a2 जो है वो 4 है, तो ये हो जाएगा 4 3 12 -12। यहाँ माइनस है c2 a1, c2 देखिएगा -8 है और a1 3 है, 8 3 24 होगा -24। यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा इक्वल टू 1/a1 b2। a1 3 है, b2 -1 है, तो ये हो जाएगा -3 a2 b1। तो यहाँ पर देखिएगा a2 + 4 है और b1 -1 है, तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, ये उतना हो जाएगा -3 + 4। इसको देखिएगा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x/5 = y/12 = 1/1 होगा, यानी 1 होगा। अब यहाँ से देखिएगा x और y का हमको मान प्राप्त करना है, तो एक बार इसकी तुलना इससे करवा देंगे, तो यहाँ पर x/5 बराबर 1 करके इसका क्रॉस मल्टीपल करवा देते हैं, x का वैल्यू 5 हो जाता है। कितना? 5। और जब y का वैल्यू प्राप्त करना होता है तब y/12 बराबर 1 करके इसका क्रॉस मल्टीपल करवा देते हैं और y बराबर कितना हो जाता है? 12। जब x और y का मान हमको प्राप्त हो जाता है तब हम भिन्न प्राप्त करते हैं, और भिन्न जो होता है भिन्न बराबर 5/12 होगा। यानी यहाँ हमने जो भिन्न प्राप्त किया है वो क्या है? x/y। एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं।
कह रहा है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो देखिएगा, अब भिन्न के बारे में हमको कोई जानकारी तो है नहीं, हम मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश जो है वो x है और भिन्न का जो हर है वो कितना है, y है। जब हमको भिन्न का अंश और भिन्न का हर ये दोनों पता चल जाता है, जब हमको भिन्न का अंश और भिन्न का हर दोनों पता चल जाता है तो हम भिन्न प्राप्त कर लेते हैं, और भिन्न क्या हो जाता है, x/y। भिन्न x/y हो गया। प्रथम शर्त के अनुसार हम देखते हैं, प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है यह 1/3 हो जाता है जब इसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। तो प्रथम शर्त के अनुसार अंश में से 1 घटाने पर यह 1/3 हो जाता है, तो x - 1/y = 1/3 होगा। क्रॉस क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, 3 का मल्टीपल हो जाएगा 3x - 1 के साथ, ये हो जाएगा 3x - 3, और y का क्रॉस मल्टीपल y के साथ 1 के साथ, तो ये y हो गया। इसको उस साइड ले जाएंगे तो 3x ये इधर आएगा -y, और यहाँ ऑलरेडी -3 है = 0। इस तरीके से ये पहला इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब हम द्वितीय शर्त के अनुसार देखते हैं, कह रहा है कि यह 1/4 हो जाता है यदि इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो द्वितीय शर्त के अनुसार अब देखिएगा x/y धन 8 किया गया, क्योंकि यहाँ हर में 8 जोड़ने की बात हो रही है, ये हो जाता है 1/4। यहाँ से देखिएगा क्रॉस क्रॉस मल्टीपल करके हमने प्राप्त किया, 4 का मल्टीपल x के साथ हुआ 4x, और y + 8 का मल्टीपल 1 के साथ हुआ तो y + 8 हुआ। इन दोनों को उधर ले गए तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 4x - y - 8 = 0। यहाँ से हमको दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। जब हमको पहला और दूसरा दोनों समीकरण प्राप्त हो गए, तब देखिएगा चूंकि वज्र गुणनखंड विधि का हमको इस्तेमाल करना है, तो वज्र गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर हम यहाँ से x और y के मान को प्राप्त कर सकते हैं। ये वज्र गुणनखंड विधि है, x/b1 b2 b1 c2 - b2 c1 ऐसे कह सकते हैं, या b1 b2 c1 c2 करके ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर देखिएगा इन दोनों का गुणा करके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया गुणा करके, यहाँ पर सेम वही प्रोसेस है, और इस तरीके से कंपेयर करके हम x और y के मानों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जो आपका समाप्त हुआ। हम समझते हैं आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।